हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज से पहले जो भी आप लोग देखे हैं, जो भी स्टूडेंट आज से पहले देखे हैं, तो वो उनको तो पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है, और जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है और कैसे ये जो है आपको एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि यह जो क्वेश्चन है आपको जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे आधारित, यानी कि इसमें से कुछ क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, 40 क्वेश्चन वही है जो आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो भी नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के बच्चे हैं इस क्लास को लेना मत भूलिए। आपको जितना भी लाइन बाय लाइन वीडियो पार्ट बताया जा रहा है उन चीज़ों को देखिए और अपना जो है ज्वाइनिंग की ओर अपने लक्ष्य को ले जाइए ताकि आप इसमें ज्वाइनिंग हो जाए। यदि आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो आप दलाल के पीछे भागिए, जहाँ भी भागना हो आप भागिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मर्जी आपका टाइम। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ नहीं ज़्यादा बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन, आंसर और ऑप्शन, इन तीनों चीज़ों को आपको बताऊंगा और याद कराने की कोशिश करूंगा। आप 1 से 2 बार देखिए, इसको 100% याद कर जाएंगे और अपने एग्ज़ाम को है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, मैं इस 150 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इसका भाग 1 से लेकर के 3 तक जो है मैंने आपको बना करके डाल दिया हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसी में आपको ये चीज़ें जो है वीडियो में जाएंगे तो आपका 1, 2, 3 पार्ट मिलेगा। ये जो है चौथा पार्ट यहाँ आपको मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, जो कि 151 से लेकर के आपको 200 तक होगा, 50 क्वेश्चन। तो चलिए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 2 साल पहले पूछा गया था कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है। तो पैराफिन जो है किसका उपोत्पाद है, ये मैंने कल भी बता दिया है वीडियो में, तो आप इसको याद रखिएगा, पेट्रोलियम परिशोधन का जो है उपोत्पाद है। 151 पूछा है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो सेप्टिक टैंक जो होते हैं, जो लड़ाई के समय यूज किया जाता है, तो सेप्टिक टैंक में जो है निकलने वाली गैसों का मुख्य कौन सी गैस निकलती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो मैं यहाँ बता दूँ, सेप्टिक टैंक में जो है आपको मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। तो दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली देखिए ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और जो है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो दोस्तों, मैं यहाँ बना दूँ, जो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस है आपका मीथेन प्लस ब्यूटेन। याद रखिएगा, ब्यूटेन, मीथेन प्लस ब्यूटेन जो है आपका मुख्य गैस होता है। तो याद रखिएगा, मीथेन, इसमें सिर्फ मीथेन दिया तो मीथेन मारिए, अगर ब्यूटेन दिया हो तो ब्यूटेन भी मारिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 153, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। तो खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन रहा आपके ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, और जो है मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। तो खदानों में जो है अधिकांश विस्फोट होने का कारण है दोस्तों हवा के साथ मीथेन का मिश्रण, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, हवा के साथ मीथेन का मिश्रण। नेक्स्ट है 154, कौन सी गैस सिगरेट लाइट में निकलती है। तो दोस्तों, कौन सी जो गैस है सिगरेट लाइट, यानी कि जो सिगरेट जलाते समय लाइटर का उपयोग करते हैं उस लाइटर में निकलती है। तो आपके लिए ऑप्शन रहा ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और जो है रेडॉन। तो दोस्तों, जो है गैस सिगरेट लाइट में जो निकलने वाली है यह जो है आपका मीथेन ही होगा, यहाँ मीथेन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 155, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था। तो आयुध के रूप में जो है प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस और जो है भाप अंगार गैस। तो दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो उपयोग किया गया था रासायनिक आयुध के रूप में वो जो है आपका मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है। तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड पर जो है जल डालने से क्या बनता है। तो यहाँ दिया है इथिलीन,
मीथेन, एसिटिलीन और जो है इथेन। दोस्तों तो कैल्शियम कार्बाइड पे जो है जल डालते हैं तो उसमें जो है हमेशा एसिटिलीन निकलता है, एसिटिलीन याद रखिएगा, एसिटिलीन जो कि है फल को पका देता है, आसानी से फल जो है पका देता है। 157 पूछा है निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत को क्षय करने वाला कौन सा गैस है, तो यहाँ आप ऑप्शन रहा नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि आंसर जो है CF यानी ओजोन परत को ह्रास यानी कि क्षय करने के लिए उत्तरदायी जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहते हैं। CFC अगर पूछ दे तो आप बताइएगा, CFC से फुल फॉर्म में कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 58, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन, मिथेनॉल जो है किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन रहा आपका रबिंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल और जो है ब्रिकित एल्कोहल। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि मिथेनॉल जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वुड अल्कोहल यानी कि कास्ट स्पिरिट के नाम से जाता है, जो देहाती के रूप में आज की डेट में लोग बेच रहे हैं। नेक्स्ट देखिए शराब का निर्माण किस क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो शराब का निर्माण जो है किस क्रिया के फलस्वरूप होता है, तो पहला है किण्वन, उत्प्रेरक, दूसरा संयोजन, विस्थापन। दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ आपको शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो शराब जो बनाया जाता है हमेशा किण्वन के परिणाम स्वरूप बनाया जाता है, किण्वन। 160 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछले ईयर। तो सिरके में जो है उपलब्ध कौन सा गैस होता है, तो आपके लिए ऑप्शन रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एक्जेलिक अम्ल और जो है एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, सिरके में कौन सा अम्ल यानी कि विनेगर में जो है यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो आप हमेशा बताइएगा एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है, किसका है, तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन दिया है एसिटिक अम्ल के, ग्लिसरीन के लिए, पावर एल्कोहल के लिए, यूरिया के लिए। तो सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है आपका एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। सिरका होता है यानी कि सिरका क्या होता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन दिया है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, पानी में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, पानी में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन, पानी में एसिटिक अम्ल का 40% विलयन। तो आपका यहाँ आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सिरका जो है पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछा है 163 कि पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है। तो पेशी श्रांति किसके एकत्रीकरण के कारण होता है, तो ऑप्शन रहा पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और जो है यूरिक एसिड। तो दोस्तों पेशी श्रांति जो है यानी कि मसल फैक्टिगुई जो है आपके यानी कि पेशी श्रांति जो है आपके लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, यानी कि ज़्यादा मीठा सामान खाने के कारण एकत्रित होती है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा होने का कारण कौन सा अम्ल है दोस्तों, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या टर्टरिक अम्ल। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको दोस्तों, नींबू खट्टा होने का जो कारण है साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो है आपका प्रयोग किया जाने वाला है ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैंडर की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए ताकि निम्न में के लिए क्रिस्टल न बन सके। तो दोस्तों बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जो है जब कोई पथरी
होता है यानी किडनी उडनी पतली होता है तो आपको बोलता है कि टमाटर, अंडा, दूध और गोभी इन सभी चीज़ों को नहीं खाएं। क्यों? इसका कारण जो है, क्या कारण है दोस्तों, तो ये बताता है आपका ऑप्शन रहा ये कैल्शियम फास्फेट बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, कैल्शियम क्लोराइड और जो है कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जो खाने से है आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। इसीलिए जो है डॉक्टर इस सभी चीज़ों को नहीं खाने देता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो टेक्निकल में पूछा गया था, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको मैं बता दूं NH2CONH2, NH2CONH2 आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो दोस्तों यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो ऑप्शन ए रहा 26, 36, 46, 60। तो दोस्तों आप बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है आपकी 46% होती है। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन जो है एक क्या है दोस्तों, यानी कि TNT, इसको याद रखिएगा, हमेशा TNT पूछता है कि TNT पूछे या इसका फुल फॉर्म पूछ दे ट्राइनाइट्रोटाइलुइन। तो ये आपका ऑप्शन रहा दोस्तों यहाँ TNT जो है अपतृणनाशक या कीटनाशक या विस्फोटक या जो है कीटाणुनाशक। तो दोस्तों TNT जो है आपका एक विस्फोटक है। TNT क्या है? एक विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका 170। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है एक बहुलक है। किस चीज़ का बहुलक है? तो एथिलीन का या एसिटिलीन का या विनाइल क्लोराइड का या आइसोप्रीन का। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्राकृतिक रबर जो है बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट। तो दोस्तों मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो था आपका नायलॉन था, याद रखिएगा नायलॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, नायलॉन। निम्नलिखित में कौन विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन रहा ट्राइनाइट्रोटालुइन या जो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या जो है आपका साइक्लो ट्राइमेथिनिल ट्राइमीन और जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ विस्फोटक आपका जो नहीं है ट्राइनाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। 173 देख लीजिए। 173 में पूछा है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है दोस्तों? तो नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है या संभित्र हाइड्रोजन है या एस्टर है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक एस्टर है, एस्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, करेक्ट, एस्टर। आरडीएक्स है। आरडीएक्स क्या है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, एक प्रकार का दबाव मापी उपकरण, एक प्रकार का जीन उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त एक रसायन या एक विस्फोटक। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ आरडीएक्स जो है आपका एक प्रकार का विस्फोटक है। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है? यानी कि एस्पिरिन क्या है दोस्तों? तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है प्रतिजैविक, एंटीपायरेटिक, समक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एस्पिरिन जो है एक एंटीपायरेटिक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, एंटीपायरेटिक। 176 पूछा, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासन तेल या कटिंग तेल। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि साबुन बनाने में जो प्रयुक्त होने वाला तेल है वनस्पति तेल होता है। अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है दोस्तों? साबुन है कि औषधि है कि उत्प्रेरक है कि शोधन अभिकर्ता है? तो मैं यहाँ बता दूं कि अपमार्जक जो है आपका शोधन अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो जो है वह परमाणु जो परमाणु
फिर से एक बार, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका समस्थानिक कहलाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, समस्थानिक। 79 पूछा है 100 कि एक रेलगाड़ी एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, इसका अभिप्राय क्या है? तो पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो पाएगा, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में हो पाएगा, पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिन में हो पाएगा, और जो है पदार्थ के 1/4 भाग 5 दिन में हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु जो है 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यानी कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। थोड़ा इस माहौल में जो है आपकी आवाज़ आता होगा इधर उधर से, तो इसका कारण यह है कि दोस्तों मार्केट में जो है अभी स्टूडियो है, जिसके कारण जो है आपको आवाज़ इधर उधर से आ जाता है, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा थोड़ा इशू है जिसके कारण आपको आवाज़ जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। चलिए 180 नंबर, निम्न में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इनमें से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन और जो है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ड्यूट्रॉन जो है यह परमाणु कण नहीं है। एक से कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। किसकी आयु निर्धारण करता है कार्बन डेटिंग विधि में? जीवाश्म का या पौधा का या चट्टान का या कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग में हमेशा याद रखिएगा कि जीवाश्म का जो है आयु निर्धारित किया जाता है, यानी कि निर्धारण किया जाता है, यानी पता लगाया जाता है। 182 पूछा है, ऑटो हन ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। तो ऑटो हन ने अणु बम किस सिद्धांत पर आधार पर किया था? तो यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा किरण विकिरण या गामा विकिरण। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि जो अणु बम है इसका खोज ऑटो हन ने किया था। ये जो है यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे किया था, यूरेनियम विखंडन। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों किस आधार पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन है नियंत्रण संलयन अभिक्रिया, नियंत्रण संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो है, और जो है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। 184 पूछे, निम्न में से कौन सा कण परमाणु नाभिक से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कण जो है परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो आपका रहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो है मेसॉन। तो दोस्तों आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, इनमें से परमाणु के नाभिक संबंधित नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में न रह के उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 185, निम्नलिखित कथनों में कौन सा समस्थानिक तथा संभारकों के संबंध में सही है? तो दोस्तों कौन सा जो है संभारकों तथा समस्थानिकों के संबंध में सही है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 दिया है कि समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, संभारकों की जो है समान परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों तो इसमें जो हो जाएगा आपका न ही 1 और न ही 2, दोनों में से कोई नहीं जो है आपका संबंध सही कर रहा है। तो आपका आंसर डी इज द करेक्ट होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पाया जा सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या पाया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या मांगते हैं? चट्टानों की उम्र या चट्टानों की संगठन या चट्टानों का रंग या चट्टानों की भार। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग में कल ही मैंने आपको बताया था कि ये VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। 117 से पूछा है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धवायु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश ही बच पाएगा? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि 3200 वर्ष बाद, 3200 वर्ष बाद जो है आपका 25% अंश ही बच पाएगा।
नेक्स्ट है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का निम्न में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का निम्न में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो यहाँ जो है कार्बन का ऑप्शन रहा फर्स्ट C14(6), C13(6), C12(6) और C12(6) या 14(6). तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ दोस्तों निर्धारण का या फिर से कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन निम्न में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो है आपका कार्बन 14/6 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। अल्फा कण में क्या होते हैं। तो अल्फा कण में क्या होते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। नेक्स्ट पूछा है पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में प्रयुक्त में से कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो गैसों से संबंधित नियम कौन सा है। तो यहाँ जो है आपका फैराडे का नियम जो है ये गैसों से संबंधित नहीं है। बाकी ये सब देखिए गैसों के नियम से ही संबंधित है। बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसॉक का नियम, लेकिन फैराडे का नियम नहीं है, मोटर से संबंधित है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस से। यहाँ मैंने बताया मोटर यानी कि यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है, याद रखिएगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। तो सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान जो होता है आपका 3.35 से लेकर के 3.45 तक, यानी कि ऑल ओवर एवरेज माने तो 7.4 होता है, यानी कि 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, जिसका जो है माध्य होता है 7.4। याद रखिएगा 7.4 ही आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 94 पूछा है कि निम्न पर विचार कीजिए कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की अभिप्राय होती है उसके किन चीज़ों से। तो दोस्तों यहाँ जो है आपके पूछा जलीय विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है किससे अभिप्राय है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका आंसर POH द्वारा, PAH द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, आप इसको आंसर के रूप में आप कमेंट में बताइए, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन क्वेश्चन को आंसर बता दूंगा ये कौन सा होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगा। 155 ने पूछा है निम्न में कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदलता है। तो संयोजकता के साथ बदलने वाला कौन सा गुण है। तो यहाँ जो हो जाएगा परमाणु भार, आपका याद रहेगी। निम्नलिखित दशाओं में किन एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो निम्न में से किन दशाओं में एक जो है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो खाने के नमक का वायु जो है के संपर्क में आता है, खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये जो है समुद्र जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनना, समुद्र जल से क्रिस्टल के रूप में खाने के नमक का बनना। बाकी ये सब जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो है आपका रासायनिक नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक बदलाव है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से भी आपको 1-2 क्वेश्चन पूछता है, आप इसको याद रख लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है आपका भूरा कॉफ़ी से वाष्प में गुजरने पर कॉफ़ी निस्वन होता है। तो भूरा कॉफ़ी से वाष्प में गुजरने से कॉफ़ी जो है निस्वन होता है। 99 पूछा निम्न में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हाइड्रोजन को जलने पर क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन के जलने पर जो है दोस्तों यह पानी बन जाता है हाइड्रोजन। अम्ल वर्षा होती है किसके कारण। तो अम्ल वर्षा जो है आपके कारखाने के कारण होती है। तो दोस्तों आई होप आपने यह 50 क्वेश्चन का है, यहाँ 52 क्वेश्चन आपने देखा है। यदि आपने इसमें से 30 या 35 क्वेश्चन बनाते हैं, 30 या 35 क्वेश्चन, तो बुझिए कि आप 100% सफलता की ओर जा रहे हैं। यदि इससे कम बनाते हैं तब तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़िएगा। दोस्तों मैं
अब फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।